नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन को कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन केवल ओरल कम्युनिकेशन होता है, बल्कि वर्बल कम्युनिकेशन ओरल प्लस रिटन दोनों कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन ओरल भी होता है और रिटन भी होता है। वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली आप एक्सचेंज करते हो अपना आइडिया दूसरों से लिख के या बोल कर। तो वर्बल कम्युनिकेशन टू टाइप्स के होते हैं, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। ओरल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड्स। मतलब जो आप बोल रहे हो वो दूसरों तक बात पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही, आप अपना आइडिया एक्सचेंज कर रहे हो दूसरों से, दूसरा अपना आइडिया एक्सचेंज कर रहा है आपसे, तो ये होता है ओरल कम्युनिकेशन। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इन कंपैरिजन टू रिटन। रिटन कम्युनिकेशन में ये ज़्यादा प्रिवलेंट है रिटन कम्युनिकेशन से। मतलब लोग बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू लिखना। मुझे आपको अगर कोई चीज़ लिख के बतानी है तो उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, जबकि मैं अगर बोल के आपको बताऊं तो उसमें मेरा कम टाइम जाएगा और मैं आपको ईजिली चीज़ें कन्वे कर पाऊंगा। फिर ओरल ओरल कम्युनिकेशन किस में यूज़ होता है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। मतलब मेरा आपसे इंटरेक्शन हो रहा है, मैं आपसे मिल रहा हूँ, फेस टू फेस मेरी आपसे बात हो रही है, तो वो ओरल कम्युनिकेशन के मीडियम से ही होगी। फिर कॉन्फ्रेंसेस, आप जितने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस देखते हो उसमें भी ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। फिर थर्ड हम लोग देखते हैं टेलीफोन। आप जिससे बात करते हो, आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, आप अपने फादर मदर से बात करते हो, वो टेलीफोन के थ्रू ही बात करते हो, तो वो भी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेक्चर। लेक्चर बेसिकली जब आप कोई यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो या आप अपनी क्लास में बैठे हो, आपका टीचर आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा है, तो वो भी किस मीडियम से कर रहा है, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ही कर रहा है। फिर टूरिस्ट गाइड हम लोग देखते हैं। जितने भी आप लोग, रेड फोर्ट हो गया या कोई भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गई, तो वहाँ टूरिस्ट गाइड रहते हैं जो कि आप लोगों को उस एरिया के बारे में, उस जगह के बारे में आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। तो ये किसके थ्रू समझाते हैं, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ही समझाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जैसे टॉप लेवल पे कुछ काम चल रहा हो, वो लोअर लेवल तक पहुंचाने का काम भी ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है। ऊपर का बॉस आपको कुछ ऑर्डर देगा, आपको वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, या कोई आइडिया होगा वो आइडिया आपको बताया जाएगा, उसी हिसाब से आप लोगों को अपने काम करने पड़ते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। फिर हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या होंगे ओरल कम्युनिकेशन के। पहला होगा प्रॉम्प्ट फीडबैक। मतलब आप लोगों को तुरंत, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं या नहीं पसंद आ रही, तो आप मुझे तुरंत मेरे मुंह पे बोल सकते हैं, नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, आपको ये बोलना चाहिए। फिर क्या होता है, मोर इंटरैक्टिव। जब कोई आपसे फेस टू फेस बात करता है तब आपका ज़्यादा उससे इंटरेक्शन होता है, ज़्यादा आपका मन लगता है। अगर मैं आपको सामने आके पढ़ाता हूँ, फेस टू फेस पढ़ाता हूँ, तब आप ज़्यादा अटेंटिव होके पढ़ोगे। फिर इंगेजिंग, मतलब वही बात है जो मैं पहले बोल चुका हूँ। फिर टाइम सेविंग, मतलब बोल के चीज़ें पढ़ाने में ज़्यादा टाइम बचता है इन कंपैरिजन टू मैं लिख लिख के अगर आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अब जैसे यही पीडीएफ है, इसको अगर मैं अभी आपको लिख लिख के पढ़ाता तो इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको केवल बोल बोल के पढ़ा दे रहा हूँ। फिर होता है कॉस्ट इफेक्टिव। ओरल कम्युनिकेशन कॉस्ट इफेक्टिव क्या कैसे होता है, जैसे मैं आपको कोई चीज़ कॉन्फ्रेंस हॉल में भी समझा सकता हूँ बोल के, और मैं आपको कहीं बाहर ग्राउंड में बुला के भी मैं आपको ईजिली चीज़ें आपको समझा सकता हूँ। तो इससे कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने का, बैठने का उसमें पैसा बचेगा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेंडर एंड रिसीवर। मतलब आप कहीं पे भी बैठ के अब मेरा लेक्चर आप सुन सकते हो। आप खाना बना रहे हो, आप कान में लीड डाल दिया, कान में लीड डाल के आप लोग मेरा पूरा लेक्चर सुन सकते हो। या मैं कहीं पे भी, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये चीज़ें ईजिली ओरली बता सकता हूँ। तो ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस, ये नेगेटिव जो मैं लिखा हूँ, ये डिसएडवांटेजेस मैं लिखा हूँ इसमें। लैक क्लैरिटी, मतलब कई चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, वो अगर चीज़ें आपको आगे से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, तो आप उस चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। फिर
सेकंड आता है मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर मैं आपको कोई बात बोल रहा हूँ, आप उसे सही से नहीं समझ पाए, तो आप उसको दूसरे वे में ले लिए, तो इससे हम लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। फिर नॉट सूटेबल फॉर लेंथी मैसेज, मतलब मुझे कोई एक बहुत बड़ा मैसेज आपको देना है, अब मैं ओरली में आपकी 10 घंटे की क्लास में नहीं ले सकता, ना आपको इंटरेस्ट आएगा, ना मुझे लेक्चर देने में इंटरेस्ट आएगा, ना आपको लेक्चर लेने में इंटरेस्ट आएगा। तो ओरल कम्युनिकेशन इसके लिए भी फिजिबल नहीं है। इतनी बात बेटा समझ में आ रही है? समझ में आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर हम लोग देखते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन बेसिकली जो भी चीज़ें आप लिख के मैसेज डिलीवर करते हो दूसरे को, वो रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। अब रिटन कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं: लेटर, मेमोज, एजेंडा, मैनुअल, हैंडबुक एंड रिपोर्ट्स। ये सारे फॉर्म हैं रिटन कम्युनिकेशन के। रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? ग्रेट सीरियसनेस, मतलब अगर कोई चीज़ मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, या आपके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर आया, वो रिटन फॉर्मेट में आता है, तब आप चीज़ों को लाइटली नहीं लेते हो, चीज़ों को आप सीरियसली लेते हो कि हाँ भाई, कोर्ट का ऑर्डर आया है, हमें इस दिन कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना है। जबकि अगर आपको कोई ये बोल के बताए, तो आप चीज़ों को लाइटली लोगे। फिर फैसिलिटेट मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड, मतलब चीज़ें अगर आपको लिख के दी जाएंगी, या चीज़ें अगर लिख के किसी को बताई जाती हैं, तो उसका एक रिकॉर्ड हो जाता है, वो एक फाइल में सेव हो जाता है। इसका आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे आप कोई ऑनलाइन एफआईआर कराते हो, तो ऑनलाइन आपकी एफआईआर रिकॉर्ड में आ जाती है, आपके पास एक पीडीएफ मिल जाती है, जो आपको फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलता है। अगर कोई आपसे पूछे आपका मोबाइल कब चोरी हुआ, तो आप वो रिकॉर्ड दिखा सकते हो सामने वाले कंसर्न ऑफिसर को। फिर नेक्स्ट होता है इंफॉर्मेशन प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो एकदम सटीक मिलती है। लिखी हुई अगर मैं कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जो कि सब लोग उससे सहमत होते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, सब लोगों की, मैक्सिमम लोगों की सहमति उस पर होती है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड टू मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, वो ज़्यादा लोगों तक उसकी रीच होती है। अब जैसे कोई अमेरिका में कोई रिसर्च पेपर लिखा जा रहा हो, या कोई बुक अमेरिकन राइटर लिख रहा हो, तो इसे इंडिया में भी पढ़ा जाएगा, उसकी रीच ग्लोबली होगी, मतलब वो हर जगह वो बुक पहुंचेगी। इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम एंड ऑस्ट्रेलिया तक वो बुक जाएगी, उसके लोग पढ़ेंगे। तो रिटन कम्युनिकेशन का ओरल कम्युनिकेशन से रीच ज़्यादा होता है। फिर इसके हम लोग डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस में बेसिकली ये पहला डिसएडवांटेज बता रहा है, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है भाई? लिखने में अगर मुझे आपसे बातचीत करनी हो, अगर मुझे फेस टू फेस आपसे बात करनी हो, अगर मैं वो बाय राइटिंग में अगर आपसे बात कर रहा हूँ, मैं लिख के दूंगा, फिर आप मुझे लिख के उसका जवाब दोगे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप मुझे उसका आंसर दोगे, तो इससे ज़्यादा हम लोग का टाइम लॉस होगा। एक्सपेंसिव कैसा होगा? एक्सपेंसिव बेसिकली जो भी चीज़ मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, उस पर किसी पेपर पे मैं लिखूँगा, पेपर की जो कॉस्ट आएगी, फिर मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगा, आप मुझे ट्रांसफ़र करोगे। अगर मैं स्पीड पोस्ट से किसी से बात कर रहा हूँ, राइटिंग फॉर्मेट में मैं लेटर लिख रहा हूँ, तो उसका भी खर्चा आएगा आने जाने का, लेटर का। तो ये एक्सपेंसिव इस तरीके से होता है। फिर रियल टाइम फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब तुरंत जो फीडबैक है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, मैं आपको लिख के कुछ बता रहा हूँ, तो आप तुरंत उसका फीडबैक मुझे नहीं दे सकते हो। वहीं ओरल कम्युनिकेशन में मैंने आपको कुछ बात बोली, आपने तुरंत उसका रिप्लाई दिया, तुरंत उसका फीडबैक दिया कि आपको वो बात पसंद आई कि नहीं आई। तीसरा होता है मिस्टेक इन ड्राफ्टिंग लेड टू मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब अगर ड्राफ्ट में कोई दिक्कत आ रही है, आप उसने जो भी लिखा उसकी ड्राफ्टिंग में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो उससे मैसेज दूसरे के पास गलत पहुंच सकता है। तो ये भी इसका डिसएडवांटेजेस हो गए। चीज़ें समझ में आ रही है तभी लाइक करना, तभी मेरे वीडियो को देखना, नहीं तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग तीसरा देखते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रीडोमिनेंटली सेंस ऑफ साइट, साइन, ड्राइंग, कलर, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज।
मीन्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, इमेज, कोट, वीडियो, एनिमेशन। विजुअल कम्युनिकेशन बेसिकली यही बोलता है कि जो भी चीज़ आप देख रहे हो, जो भी चीज़ आप पिक्चर फॉर्मेट में देख रहे हो, कोई कलर आप देख रहे हो, तो आपको ये पता चल रहा है कि हाँ वो कलर रेड है, वो कलर ग्रीन है, वो कलर येलो है। फिर जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू कोई भी चीज़ देख रहे हो, आप जैसे मोबाइल में ये लेक्चर देख रहे हो, तो ये भी किसका है? ये भी आप विजुअली उस चीज़ को देख रहे हो, तो ये सब चीज़ें भी कम्युनिकेट करती हैं। अब जैसे आप कहीं मॉल के बाहर आप देखते हो कि 50% फ्लैट सेल लगी है, तो वो किसका पार्ट है? वो विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट है कि आपको वो चीज़ें देख के समझ में आ जा रही है कि यहाँ 50% ऑफ चल रहा है, तो मुझे यहाँ से यहीं से अपने क्लोथ बाय करने चाहिए। इसका फिर हम लोग देखते हैं दूसरा, साइन एंड सिंबल एंड सिग्नल। इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा, सिग्नल्स। सिग्नल बेसिकली आपका ट्रैफिक लाइट हो गया, रेड लाइट, ग्रीन, येलो, ये ट्रैफिक लाइट का पार्ट है सिग्नल। साइंस एंड सिंबल एंड सिग्नल्स, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। मतलब ये आपसे कुछ कहेगा नहीं, आपको वो चीज़ें देख के समझ में आ जाएंगी, हाँ ये मुझसे ये कहना चाह रहा है। जैसे आप रेड लाइट देखते हो, तो रेड लाइट पे आपको क्या करना है? रेड लाइट पे आपको स्टॉप होना है। और वहीं आपको ग्रीन लाइट अगर आप देख रहे हो किसी सिग्नल पे, तो ग्रीन लाइट पे अब आपको गाड़ी को अपने आगे बढ़ाना है, आपको मूव फॉरवर्ड हो जाना है, आप आगे गाड़ी को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे पार्ट हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। फिर हम लोग देखते हैं बॉडी मूवमेंट। जो भी आप बॉडी का मूवमेंट करते हो, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, आप अपना हेड नॉड कर रहे हो, आप अपना उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, तो आप अपना सिर हिला रहे हो, तो इसका मतलब वो चीज़ें आपको समझ में आ रही है। आप अपना सिर को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने सिर को हॉरिजॉन्टली हिलाते हो। समझ में आता है तो आप वर्टिकली हिलाते हो अपने सिर को। तो ये सारा किसका पार्ट है? साइन, सिंबल एंड सिग्नल का ये सारा पार्ट है। ये बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इस तरीके से होता है। मतलब आप कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन आपका बॉडी का मूवमेंट, आपका गेस्चर ऐसा रहता है कि सामने वाले को चीज़ें समझ में आ जाती हैं। फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस बेसिकली यही होता है, कंप्रीहेंड एनी कल्चर। मतलब कोई भी कल्चर का हो, नॉर्थ हो, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, उसे किसी लैंग्वेज का बैरियर इसमें नहीं आता है। जो भी आपके बॉडी का मूवमेंट है, साइंस, सिंबल एंड सिग्नल में कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं आता। आपको चीज़ें ईजिली देख के समझ में आ जाती हैं। जैसे रेड सिग्नल आपके साउथ इंडिया में भी होगा, आपके न्यूजीलैंड में भी रेड सिग्नल पे स्टॉप होना पड़ता होगा, आपके यूएसए में भी रेड सिग्नल पे स्टॉप होना पड़ता होगा। तो आप किसी भी कल्चर के हो, कोई भी आप लैंग्वेज जानते हो, तो आपको चीज़ें साइन, सिंबल एंड सिग्नल देख के समझ में आ जाता है कि हाँ आपको ये काम करना है। इंट्रिकेट मैसेज कैन बी रेड कंप्रीहेंसिबली। मतलब आपको जो भी उलझे हुए मैसेज होते हैं, जिस जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है, उसे भी आप इजली साइन, सिंबल एंड सिग्नल से इजली समझ सकते हो। जैसे 50% ऑफ लिखा है, तो 50% कोई भी हो, कोई भी आप लैंग्वेज जानते हो, तो 50% आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ 50% कुछ बात बोली जा रही है, 50% शायद यहाँ ऑफ चल रहा हो। फिर ऑफर गाइडेंस, जैसे मैंने अभी ट्रैफिक इंडिकेटर का कई बार एग्जांपल दे दिया। फिर एडवांस ब्रांड आइडेंटिटी, लोगोज एंड ट्रेडमार्क। जैसे आपका एप्पल का आईफोन रहता है, तो वो आईफोन देख के लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ ये एप्पल का आईफोन है, क्योंकि उसके पीछे आधा कटा हुआ सेब बना रहता है, हाफ कट सेब बना होता है। तो ये चीज़ें लोगों को समझ में आ जाती हैं। आप कोई क्लॉथ बाय करते हो, अगर वो ब्रांडेड क्लॉथ रहता है, तो उसके ऊपर कुछ लोगो रहता है। जैसे आप कोई लग्ज़री कार बाय करते हो, तो लग्ज़री कार में बेसिकली उसका सिंबल बना रहता है। आप मर्सिडीज़ या जगुआर बाय करते हो, तो उस पे उसका सिंबल बना रहता है। मतलब आपको लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप रिच फैमिली से हो। लोगों को देख के वो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इनके पास पैसे बहुत होंगे, तभी ये इतनी महंगी कार से इतनी महंगा फ़ोन लेके चल रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं साइलेंस एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। साइलेंस एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब थॉमस कैराइल क्या बोले थे? स्पीच इज़ ग्रेट बट साइलेंस इज़ ग्रेटर। मतलब बोलना अगर ग्रेट है, और चुप रहना उससे भी ज़्यादा ग्रेटर है, उससे भी ज़्यादा बड़ा है। बोलना अगर सब बड़ा है, तो चुप रहना उससे भी ज़्यादा बड़ा है। मतलब आपको कोई कुछ बोल रहा है, तो आप शांति से उस चीज़ को सुनिए। शांत रहना ही
सबसे ज़्यादा बड़ाई की होती है शांत रहने वालों की। साइलेंस स्पीक लाउडर देन वर्ड। आप कुछ काम कर रहे हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो लाइफ में, आपके घर वाले आपको टॉन्ट मार रहे हैं, तो आपको उस समय शांत रहना है। आपको अपनी सक्सेस से उन लोगों को चुप करा देना है। आपको अगर कोई टॉन्ट मार रहा हो तो आप शांत रहिए एकदम। कहिए चलिए भाई मेरा भी समय आएगा, मैं भी आपको बताऊँगा। तो समय कब आता है? जब आप सक्सेसफुल होते हो, तभी आपका समय आता है, तभी लोग आपकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। साइलेंस कन्वे इंटेंडेड मैसेज। जैसे आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपका किसी से झगड़ा हो गया, आपको कोई बात नहीं सामने वाले की पसंद आई, आप चुप होके आप कुछ नहीं बोले, आप वहाँ से उस मीटिंग से जहाँ पे भी आप हो, आप खड़े होके चल दिए अपने घर की तरफ। तो सामने वाला जो पर्सन है उसे ये समझ में आ जाएगा कि शायद इसको मेरी बोली हुई बात इसको नहीं पसंद आई। तो साइलेंस कन्वे इंटेंडेड मैसेज। फिर हम लोग इसका देखते हैं ये इम्पोर्टेंस क्या होता है। फिर पहला इम्पोर्टेंस है कन्वे इमोशंस। मतलब जो भी आप फील कर रहे हो वो साइलेंस बेसिकली बताता है, कन्वे करता है इमोशन, कि सामने वाले व्यक्ति को मेरी बात पसंद आई कि नहीं पसंद आई। साइलेंस को कुछ लोग एक्सेप्टेंस की तरह देखते हैं, कुछ लोग रिजेक्शन की तरह देखते हैं। जैसे कोई आपको प्रपोज करे, आप कुछ ना बोलो, तो सामने वाला जो भी पर्सन है वो समझेगा शायद ये हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। वहीं कुछ लोग हैं वो समझेंगे कि शायद इसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, और वहीं कुछ लोग हैं वो समझेंगे इसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। यूज टू अवॉइड कंट्रोवर्शियल डिबेट। मतलब कहीं पे भी कंट्रोवर्शियल डिबेट चल रही है, आप शांत होकर देख रहे हो, आपसे कोई आपकी आइडियोलॉजी पूछी जा रही हो, आपने कुछ नहीं बताया उस मुद्दे के बारे में, आपने कुछ भी नहीं बोला। तो ये बेसिकली जो भी कंट्रोवर्शियल डिबेट होती है उसमें भी साइलेंस आपकी मदद करता है। तो ये इस तरीके से साइलेंस है मोड कम्युनिकेशन का। फिर हम लोग देखते हैं कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कल्चर बेसिकली क्या होता है? कल्चर बेसिकली शेयर बिलीफ, वैल्यूज, नॉर्म्स, कस्टम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। बेसिकली आपके क्या बिलीव्स हैं, आपके कल्चर में क्या नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं, वो सारी चीज़ कल्चर बताता है। जैसे किसी की आस्था भगवान पे है, कोई नास्तिक है, तो ये सारा किसका पार्ट है? ये सारा कल्चर का पार्ट है। कहीं जैसे नॉर्थ इंडिया में का कल्चर अलग है, साउथ इंडिया का कल्चर अलग है। तो ये बेसिकली कल्चर बताता है कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर पाए जाते हैं। तो पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन। इंट्रा कल्चरल बेसिकली जहाँ वर्ड इंट्रा आ जाए, आप समझ जाना इंट्रा वर्ड से विद इन। विद इन मतलब हम ही लोग के अंदर, मतलब हम लोग को इंडिया से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे भी इंटर आ जाए, इंटर से समझ जाना कि अब हमें बाहर जाने की ज़रूरत है, अब हमें इंडिया से बाहर जाने की ज़रूरत है, या डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो इंडिया बेसिकली डाइवर्स नेचर का है। अब यहाँ नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया, बेसिकली इन तीनों जगहों पे अलग अलग टाइप के कल्चर पाए जाते हैं। तो जैसे नॉर्थ में आपकी हिंदी बोली जाती है और इंग्लिश बोली जाती है, जबकि हिंदी ज़्यादा उसमें रहती है, ज़्यादा ट्रेंड में रहती है। वहीं साउथ इंडिया में आपके तमिल, कन्नड़, ये सारी लैंग्वेज ट्रेंड में रहती हैं। साउथ इंडिया का फूड कल्चर भी अलग है, नॉर्थ इंडिया का फूड कल्चर भी अलग है। साउथ में अगर इडली सांभर वड़ा खाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, वहीं नॉर्थ इंडिया में दाल चावल रोटी हम लोग प्रेफर करते हैं। तो ये हम लोग के कल्चरल डिफरेंसेस हैं। वहीं ईस्ट में आप लोग चले जाइए तो शायद चाइनीज़ वहाँ ज़्यादा का चाइनीज़ फूड वहाँ ज़्यादा खाया जाता है। वहाँ का कस्टम अलग होता है नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया से। तो इंडिया में ही हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट कल्चर देखने को मिलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन? जब हम लोग इंफॉर्मेशन अपने ही अंदर कन्वे करते हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया का साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का ईस्ट इंडिया, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग अपने विद इन, मतलब नॉर्थ वाला साउथ से कम्युनिकेट करेगा, साउथ वाला ईस्ट से, साउथ वाला नॉर्थ से, तब ये कहलाएगा इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन। फिर हम लोग देखते हैं इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन क्या बोलता है? शेयर आइडियाज़ एंड इंटरैक्टिंग विथ
पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, इंटरेक्टिंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, मतलब बेसिकली ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आप अपना आइडिया शेयर कर रहे हो डिफरेंट कल्चर में। डिफरेंट कल्चर मीन्स आप अपने इंडिया से बाहर चले गए, आप चले गए न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ के कल्चर से अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो ये इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन का पार्ट कहलाएगा। रिस्पेक्टिंग डिफरेंट व्यू वी ऑफ्टन इंटरेक्ट विद डिफरेंट कल्चर, जैसे अभी सेम सेक्स मैरिज जो थी वो इंडिया में नहीं अलाउ थी, लेकिन हम लोग, ये डिफरेंट कल्चर का कॉन्सेप्ट था, लेकिन फिर हम लोग इंडिया में भी सेम सेक्स मैरिज को हम लोग अलाउ कर दिए। तो ये क्या बेसिकली दिखा रहा है, हम लोग आइडिया अपना शेयर किए, डिफरेंट कल्चर जो भी चीज़ें हम लोग को समझ में आई वो से हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही हैं उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन यही हमें बताने की कोशिश कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं बेनेट्स व्यू ऑफ कल्चर। बेनेट बेसिकली क्या बोलते हैं कल्चर के बारे में, बेनेट बोलते हैं कि पहले जो लोग रहते हैं वो रेजिस्ट करते हैं डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट्स को। कोई भी जैसे किसी के कल्चर में अगर अल्कोहल पीना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है तो इंडिया में शायद उसे लोग रेजिस्ट करें कि ज़्यादा अल्कोहल पीना सेहत के लिए सही नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। जैसे हम लोग के यहाँ सती प्रथा होती थी, सती प्रथा में बेसिकली वुमेन क्या करती थी, अपनी बॉडी को जला देती थी। जब पति मरता था उसकी जो जब उसकी बॉडी जलाई जाती थी जब हस्बैंड की, तो उसी पे जाके उनकी वाइफ बैठती थी और खुद को भी उनके साथ ख़त्म कर लेती थी, अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती थी, मर जाती थी वो लोग। तो ये क्या था, ये कल्चर सही नहीं था। तो राजा राम मोहन रॉय जैसे जो बेसिकली सोशल मूवमेंट इन्होंने चलाया बेसिकली इस चीज़ को समाप्त करने के लिए, इस चीज़ को सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए, सती प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें थी। तो ये बोल रहे हैं बेनेट कि पहले हम लोग रेजिस्ट करते हैं चीज़ों को, जो भी हम लोग को चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, कोई चीज़ नई नहीं आ रही है डिफरेंट कल्चर से, तो हम लोग रेजिस्ट करेंगे। अगर वो चीज़ अच्छी रहती है, अगर वो चीज़ हमें समझ में आती है, तो हम लोग कुछ समय बाद हम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बेनेट बेसिकली यही बोल रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम अगर वो चीज़ें हमें समझ में आती हैं तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है, बियॉन्ड इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ अदर कल्चर माइट लेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का एनालिसिस करते हैं, जैसे कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, कंपेयर करते हैं कि भाई हमारा कल्चर कैसा है। जैसे आप यूएसए चले जाइए, यूएसए में इंडियंस को बोला जाता है कि अरे इंडियंस तो अपने बुढ़े माँ बाप के साथ, अपने ओल्ड पेरेंट्स के साथ रहते हैं। वहीं यूएस का कल्चर कैसा है कि अगर उनके मदर या फादर की एज हो गई है, अगर उनके मदर फादर ओल्ड एज के हो गए हैं, तो उन्हें बेसिकली अपने घर से वो लोग बाहर निकाल देते हैं, जहाँ मतलब जहाँ ओल्ड एज होम्स रहते हैं उसमें डाल देते हैं अपने बुढ़े माँ बाप को। इंडिया में क्या है, इंडिया में यही चीज़ डिफरेंट है कि माँ बाप हम लोग को बड़ा करते हैं, हम लोग को पढ़ाते लिखाते हैं, हम लोग को कामयाब बनाते हैं, फिर हम लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। तो यूएसए में इस चीज़ का मजाक उड़ाया जाता है इंडियन कल्चर का, कि इंडियंस तो अपने बुढ़े माँ बाप के साथ रहते हैं, 40-40 साल के हो जाते हैं, 50 साल के हो जाते हैं, तो अपने माँ बाप का साथ ये लोग कभी नहीं छोड़ते हैं। तो इस चीज़ का यूएसए हम लोग का मजाक उड़ाता है, जबकि इंडियन कल्चर में ये चीज़ रिस्पेक्ट के फॉर्म में देखी जाती है। इंडिया में अगर कोई अपने बुढ़े माँ बाप को अपने ओल्ड एज होम में डाल देता है तो इसे डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर के रूप में देखते हैं कि बताओ इसके पेरेंट्स इसके लिए इतना किए और ये उनका, जब इसके पेरेंट्स बुढ़े हो गए तब ये उन लोग का साथ नहीं दे रहा है। कि ये क्या है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, ये हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कैसे इंडियन कल्चर वेस्टर्न कल्चर से डिफरेंट है। फिर हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे टू फिंगर क्या है, विक्ट्री का साइन है इंडिया में, वहीं टू फिंगर को ऑफेंसिव माना गया है ऑस्ट्रेलिया में। ओके साइन डिसरिस्पेक्टफुल गेस्चर होता है, जैसे आप ओके ओके बोलते हो तो वो डिसरिस्पेक्टफुल है रशिया, जर्मनी और ब्राज़ील में। डायरेक्ट आई कांटेक्ट मतलब आप आँख में आँख मिला के अगर किसी से बात कर रहे हो इंडोनेशिया में, तो उसे डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर माना जाएगा।
कोई भी सीनियर रैंकिंग ऑफिसर हो या कोई भी आपसे बड़ा हो, सीनियर ओल्ड एज का हो, आप उससे डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट में नहीं बात कर सकते। तो ये क्या है, ये कंपैरेटिव एनालिसिस है डिफरेंट कल्चर का। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के। वहीं इंडिया में ये सारी चीज़ें नहीं, इंडिया में आप किसी की आँख में आँख डाल के बात करते हो तो उसे रिस्पेक्टफुल वे में देखा जाता है कि हाँ, चीज़ें शायद इसे समझ में आ रही, तभी ये मेरे आई टू आई कॉन्टैक्ट बन रहा है हम लोगों का। फिर हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में बेसिकली यही डिफरेंस है। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन किस पे, कल्चर पे ही उसका फोकस है, जबकि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का जो फोकस है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन आपका बेसिकली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हो गया, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हो गया, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में हो गया। इन सारे कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है कि हाउ पीपल ऑफ different community communicate each other on a global लेवल। कैसे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे, डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट जो कल्चर हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ये इसमें कल्चर का एक्सपेक्ट बहुत कम ही होता है। इसमें हम लोग सारे हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।